आप भी दुआ कीजिएगा कि बहुत अच्छा टेस्ट हो। तैयारी तो है हमारी, मगर जाने क्यों घबराहट हो रही है? नीलम एडमिट कार्ड, पेंसिल, पेन, ज़रूरत की चीज़ें बैग में डालती कह रही थी। अल्लाह, इसमें घबराने वाली क्या बात है? इंशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट होगा। आखिर को पागलों की तरह तुमने ये 2 महीने किताबें चाटी हैं। साइका ने अलमारी से कपड़े निकालते कहा, आप ही, हमने सब रख लिया है। देखिए कुछ भूल तो नहीं रहे। वो सख्त टेंशन में लग रही थी। मैं देखती हूँ, तुम जाकर चेंज कर लो। बाबा भी तैयार हो चुके हैं और तुम अभी तक ऐसे ही घूम रही हो। साइका ने बेबी पिंक कलर की कमीज और सफ़ेद दुपट्टा पजामा उसे थमाया। वो जल्दी से कपड़े लेकर मुड़ी ही थी कि साइका बोली, गुड़िया, आपका स्मार्ट कार्ड, आईडी कार्ड नहीं है इसमें। आप ही, वो पापा के पास है, कल ही नादरा से लाए हैं। नीलम वॉशरूम से ही बुलंद आवाज से बोली, 18 की हो गई हो, अब भी छोटी सी गुड़िया लगती हो। साइका मुस्कुराते हुए सोचने लगी। स्याफॉर्म शख्स 17 साल लड़की को लेकर रवाना हो चुका था। उस लड़के ने ब्लास्ट जैकेट पहन रखा था। उसकी कार अभी सीव्यू रोड पर थी जब एक स्किन कलर की चादर ओढ़े, शलवार कुर्ते में मलबूस एक शख्स ने उस कार को अपनी बाइक आगे लाकर रोका था। आगे पुलिस चेकिंग कर रही है और जामिया में भी रेंजर्स और पुलिस सिक्योरिटी बहुत सख्त है। डेक ने मुझे भेजा है इस लड़की को बाहिफाजत लाने को। जल्दी करो, वक्त बहुत कम है। स्याफॉर्म शख्स से घबराते हुए उस लड़के से उतरने का कहा और कार भगा ली गया। एहतियात से बैठना। बाइक वाले आदमी ने उसकी मोटी जैकेट को खोलते कहा। वो लड़का अपने और उसके दरमियान एक मखसूस फैसला पैदा करता बैठ गया। समंदर के करीब जाते ही दूर से पुलिस नजर आ गई थी। तुम उतरो और पानी के पास चले जाओ, मैं पुलिस को हटाने का बंदोबस्त करता हूँ। उस आदमी की बात पर लड़का हैरान होते बोला, तुम भी साथ चलो, मैं जाऊँगा तो पार्किंग में चेकिंग हो सकती है। बात को समझो। उससे कहने पर लड़का खामोशी से समंदर की रेत पर कदम रखता अब पानी के करीब होता जा रहा था। पार्किंग एरिया के पास खड़े पुलिस वर्दी में चंद अफराद ने उस आदमी की चेकिंग करना शुरू की। दूर से लड़का ये सब देख रहा था। एवरीथिंग फाइन सर। आदमी चेकिंग के दौरान पुलिस वर्दी में मलबूस आदमी से बोला। ओके, यू कैन गो नाउ। मौका मिलते ही वो दोबारा बाइक पर सवार हो गया। शूट हिम। पुलिस वर्दी वाला ब्लूटूथ एयरफोन के जरिए पैगाम पहुंचाते बोला। हट के ऊपर खड़े आदमी ने गन सेट कर रखी थी। लड़का लहरू के पास खड़ा था। आसपास लोग नाम के ना थे। उस आदमी ने निशाना ले लिया था। लाल रंग का नुक्ता उस लड़के की जैकेट पर पड़ रहा था। किल हिम। फिर हुक्म हुआ, ठा 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 ठा। एक फायर से ही वो लड़का हवा में मोलिक हो चुका था। उसकी जैकेट फट चुकी थी, मगर स्ट्रेंथ ज़्यादा न होने के बायस ज़्यादा एरिया कवर नहीं किया जा सका था। वेल डन सर। लड़का अभी तक नहीं पहुंचा और टाइम बम यूनिवर्सिटी के अहाते में नए बनने वाली स्टाफ कॉलोनी की दूसरी मंजिल पर खड़ी एक कार में नब्ज करवा दिया है। डेक ने जामिया के ग्राउंड में जहाँ टेस्ट के लिए कैंपस लगाए गए थे, ये एक कोने में ईंटों के पीछे छुपे सरगोशी नुमा आवाज़ में एमाज तक पैगाम पहुंचाया। मैंने कहा था ना डेक कि जरूर कोई नकब लगा चुका है। उसे सब पता है और देखो, वो लड़का समंदर के किनारे मारा गया है। बट डोंट वरी, इस बार 2 खुदकुश हमलावर तैयार कर रखे हैं। टाइम बम को भी लगा रहने दो। ऐसी आग भड़केगी कि ये खुफिया एजेंसियां आर्मी और रेंजर्स पर इनकी आवाम थूकना भी पसंद नहीं करेगी। लाशें बिछेंगी। आग ही आग देखना चाहता हूं मैं। आतिश का ये खेल इस बार काबिल दीद होगा। उसके अंदर जाने कौन सी आग जल चुकी थी। वो अंगारों पर लौट रहा था। भैया, मैं कराची ही जाऊंगी पढ़ने को, बस। जिद्दी लहजा। भैया दुआ करना, एनटीएस का टेस्ट अच्छा हो। डॉक्टर बनने के बाद सबसे पहले तुम्हारी अरबी शायरी का कीड़ा निकालूंगी। चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, मत बोलो। वो चीखता चीखता कानों पर हाथ रखता दोहरा हो रहा था। चीख चीख कर उसकी आंतों में पल पड़ चुके थे। उसकी हालत उस वक्त इंतहाई काबिल रहम थी। शीशे की मेज पर दोनों हाथ मारता वो पागल हुआ जा रहा था। कोनियाँ छिलकर जख्मों से चूर हो गई थीं। खून ही खून था, आंखों में भी और कालीन पर भी। चुप हो जाओ, मत बोलो हमें भैया। वो बेदम सा जमीन पर ढेर हो चुका था। फिर उठा और कॉल मिलाता कहने लगा। लड़के तैयार हैं? एमाज का लहजा बर्फ था। हाँ, बस थोड़ी देर में निकलेंगे। दूसरी जानिब से बताया गया। जल्दी करो जल्दी। वो चीखा था, दहाड़ा था, भूखे शेर की तरह। हर कैंप पर एबीसी की तरह अल्फ़ाबेट्स लगा रखे थे। उसका जे कैंप था और वो पीक्यू की तरफ घूम रही थी। मोबाइल और बैग
मेन गेट पर ही लिए जा चुके थे। कौन सा कैंप है आपका? गार्ड ने उससे सख्त लहजे में पूछा। 3 मिनट में टेस्ट स्टार्ट होने को था। सर 6, वो मिनमिनाई। वो क्लासेस की तरफ है। आप ग्राउंड में क्या कर रही हैं? गार्ड नाकावारी से बोला। थैंक यू सर। वो मजीद कुछ कहे बगैर अंदर के अहाते की तरफ दौड़ पड़ी। पोनीटेल उसके भागने से हिलती जुल्फें बखेरे जा रही थी। शानों से फिसलते दुपट्टे को संभालती उसके कदम और तेज हो गए थे। हर तरफ से टेस्ट स्टार्ट होने की न्यूज़ माइक के जरिए उसे कानों से टकरा रही थी। आखिर को वो 5 मिनट भागने के बाद अपने मतलूबा कैंप में आ गई थी। ये कैंप हॉस्टल और नई तामीर होने वाली स्टाफ कॉलोनी से चंद ही कदमों के फासले पर था। डेक, हमला अब टेस्ट खत्म होने से 10 मिनट पहले किया जाएगा। और मेन गेट, विजिटर गेट, बैक गेट पर जितने भी स्पीकर्स लगे हैं उनके कनेक्शन खत्म कर दो। और ईगल कहाँ है? एमास का लहजा ईगल की बारी कुछ शक्की सा था। वो स्टाफ कॉलोनी में शेरदिल के साथ बम फिट करवा रहा है। डेक ने मध्यम आवाज से कहा। वो जामिया के ग्राउंड में ही दबका बैठा था। सिक्योरिटी सख्त होने के बायस वो निकल नहीं पा रहा था। डेक ने ईगल को कॉल मिलाते कनेक्शन खत्म करने का कहा। हम पहली बार ऐसा कोई काम देखे हैं, हमसे ना होगा। वो घबराते हुए बोला। शेरदिल बम लगा चुका था और ईगल उस बम को देख के काम पे जा रहा था। उसका काम सिर्फ मंशियात तक का था। इडियट, शेरदिल को फोन दो। डेक ने गुस्से से हुक्म दिया। अच्छा, ठीक, अभी करता हूँ। शेरदिल जोर जोर से फर्माबरदारी में तेज तेज सा हिलाता बोला। ईगल ने उससे एक नज़र देखा और एक नज़र झुककर कार के नीचे लगे बम को फिर छुट्टी लेकर हाथ झाड़ता खड़ा हो गया। तुम ग्राउंड की तरफ निकल जाओ। सारे आदमी पिछली तरफ से कूद कर अंदर आ चुके हैं। हो सकता है फायरिंग करनी पड़ जाए। शेरदिल ने टेक का हुक्म उसे दिया। और ये, उससे बम की तरफ इशारा किया। इस बार टाइम सेट कर दिया है मैंने। टेस्ट खत्म होने के 5 मिनट बाद ये धमाका होगा। शेरदिल ने फातिहाना मुस्कुराहट से कहा। बाद में क्यों भाई? ईगल ने उसकी अकल पे मातम करना पूछा। अरे हाली खोपड़ी के इंसान, जब ग्राउंड में खुदकुश हमला होगा तो पुलिस तमाम स्टूडेंट्स को यहाँ बोले तो सेफ जगह पहुंचा देगी। और एपिक धमाका। शेरदिल ने लुफ्तंदोज होते कहा। ईगल ने उसकी बात समझते बच्चों की तरह सा हिलाया और दोनों दीवारें दरवाजों की ओट में होते अपने अपने से में लगे काम को निकल गए। वक्त गुजरता जा रहा था। 1 घंटा गुजर चुका था। बस 20 मिनट थे और खुदकुश बमबार अभी तक नहीं पहुंचे थे। खुदकुश बमबार उससे कहा जाता है जो अपने जिस्म के साथ बम बांधकर अपनी मौत को कबूल करता है। टेक ने एमास को इतला दी थी। एमास से बहुत कॉल्स की मगर कोई जवाब नहीं। उससे सेल दीवार पर दे मारा। किसी सोच के तहत ड्राइंग रूम में लगा बड़ा एलईडी ऑन किया। पाक फौज शोबाए ताल्लुकात आमा ISPR का कहना था कि दोनों खुदकुश हमलावरों ने फरार होने की भी कोशिश की लेकिन उन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से हलाक कर दिया गया। DG ISPR ने बताया कि दहशतगर्दों के कब्जे से खुदकुश जैकेट्स, एंटी टैंक माइंस, मैग्नेटिक माइंस, IEDs और दीगर धमाका अमेज मवाद बरामद किया गया। मजीद ये भी बताया गया कि शिद्दत पसंदों का ये कैंप कमसूल लड़कों को बड़े पैमाने पर खुदकुश हमलों और दीगर तखरीबी कार्रवाइयों के लिए तरबियत देता था। पता चला कि तरबियत मुकम्मल होने के बाद शिद्दत पसंद उन खुदकश अमला आवरों को पाकिस्तान के साथ साथ हमसाया ममालिक अफगानिस्तान और ईरान में भी अपने अहदाफ पर हमलों के लिए इस्तेमाल करते हैं। न्यूज़ एंकर बोलने पर आई तो बोलती ही चली गई। वहाँ मौजूद सिर्फ एक कैंप ही नहीं बल्कि तमाम कैंप्स पर हमला किया गया था। साथ ही जामिया के अंदर दाखिल होने से कबल ही उन 2 खुदकुश हमलावरों को भी हलाक कर दिया गया था। महनाज पहली बार इतनी बुरी तरह नाकाम हुआ था। उसका बस नहीं चल रहा था कि पूरी दुनिया को आग लगा दे। वो पागलों की तरह तोड़फोड़ कर रहा था। उसे पता था कि टाइम बम लगा है मगर जब स्टूडेंट्स वहाँ पहुँचेंगे ही नहीं तो जाने नुकसान भी नहीं होगा। डेक, फायरिंग स्टार्ट कर दो। एक बुलेट भी बचनी नहीं चाहिए। मार डालो इन सबको, खत्म कर दो। मुझे आग ही आग चाहिए, हर तरफ आग हो। सिसकियां आहें मेरे कानों में पड़ेंगी तो सुकून मिलेगा। इनके जले जख्मी जिस्म ही मेरी आंखों में ठंडक डाल सकेंगे। डेक, जल्दी पहुंचो, यहाँ बड़ा गड़बड़ हो गया है। ईगल की घबराई आवाज़ स्पीकर से आई थी। क्या कह रहे हो? ईगल, तुमने बम को तो नहीं छेड़ा? डेक को अब कोफ्त होने लगी थी। ईगल इस मामले में बिल्कुल टफ्फर था। हमको कुछ पता नहीं लग रहा। ईगल की आवाज़ से घबराहट नुमाया थी। उफ, मैं आ रहा हूँ। डेक ने कॉल डिस्कनेक्ट करते गार्ड्स के गाइड को फायरिंग स्टार्ट करने का कह दिया। 15 मिनट रह गए थे टेस्ट खत्म होने में।
डेक भागता हुआ लोडेड रिवॉल्वर को ऊपर की जानिब उठाए, दोनों हाथ ट्रिगर पर टिकाए स्टाफ कॉलोनी का रुख कर चुका था। साथ ही फायरिंग शुरू हो चुकी थी। कैंपस की चार दीवारों को चीरती गोलियां ग्राउंड की धूल मिट्टी उड़ाती अजीब सा मंजर पेश कर रही थी। स्टूडेंट सेस छोड़ चुके थे, कुछ घबरा रहे थे, कुछ परेशान तो कुछ बेहोश हो चुके थे। आधी पुलिस जामिया के पिछले अहाते में थी। उनकी इत्तला के मुताबिक फायरिंग यहाँ से की जाने वाली थी, मगर फायरिंग दाएं बाएं जानिब से हो रही थी। पिछले अहाते में गनमैन वाली दो गाड़ियों के सिवा कुछ ना था। ओ नो! पुलिस ऑफिसर ने गाड़ी को लात रसीद करते गुस्सा निकाला। जवाबी फायरिंग शुरू कर दो। ऑफिसर के हुक्म पर तमाम पुलिस एहलकार जामिया के कोने कोने पर खड़े हो चुके थे। रेंजर स्टूडेंट्स की हिफाजत करने में मसरूफ थी। तमाम स्टूडेंट्स को ग्राउंड के ही एक किनारे पर जमा किया जा रहा था। गोलियों की आवाज़ें कान के पर्दे चीर रही थीं। खौफ और दहशत से स्टूडेंट्स कपकपा रहे थे। पार्किंग एरिया में इंतजार करते वालिदैन की चीखें आसमान में दरारें डाल रही थीं। माएँ गार्ड्स के हाथ पैर जोड़ती अंदर जाने की मिन्नतें कर रही थीं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मामार जिंदगी के लिए लड़ रहे थे। कयामत ही कयामत थी। आग के शोले उड़ रहे थे। कुछ स्टूडेंट जख्मी हो चुके थे। दो पुलिस एहलकार मारे जा चुके थे। सब ग्राउंड की तरफ जाओ, अंदर कोई नहीं जाएगा। वो रेंजर्स का बंदा जे और के कैंपस के स्टूडेंट्स को जामिया के अंदर जाने से रोक रहा था। सर, एक लड़की अंदर की तरफ, एक स्टूडेंट घबराई हुई उसी बंदे से कह रही थी। जब उसने बात काट दी। आप अभी जाएं, उस तरफ अंदर बम है, आप सबकी जानों को खतरा है, ग्राउंड की तरफ भागें। वो चीखा तो लड़की बम का सुनती सब भुलाकर दूसरे स्टूडेंट्स की तरह भागने लगी थी। यस सर, आई एम एंटरिंग इन स्टाफ कॉलोनी। मैं स्टाफ कॉलोनी में दाखिल हो रहा हूँ, मेजर आसालम ने एयरफोन के जरिए अपने सीनियर ऑफिसर को कहा। डेक इज कमिंग, ही इज नियर हॉस्टल। डेक आ रहा है, वो हॉस्टल के करीब है। सर, वेयर इज BDS मैन? सर, BDS बम डिस्पोजल स्क्वाड का बंदा किधर है? आज आलम स्टाफ कॉलोनी के अंदर दीवारों से लगता होशियारी से चलता, कन थामे साथ ही साथ महवे गुफ्तगू भी था। ही इज ऑल्सो कमिंग, फर्स्ट वेट फॉर डेक। मजबूत लहजा पुरइत्माद अंदाज में कहा गया। ओके सर। आज से सर पर जोर दिएगा और भी हाथ एयरफोन तक ले जाते राब्ता मुनक़ता कर दिया। वो हामती कामती स्टाफ कॉलोनी के अंदर दाखिल हो चुकी थी। कानों पर हाथ रखे उसकी टांगें उसका साथ देने से कासे थीं। होले होले कांपता बदन उसके खौफ में होने का पता दे रहा था, मगर वो फिर भी 45 सरजे के स्लोप पर गिरती पड़ती चढ़ रही थी। भागते हुए वो दूसरी मंजिल पर जा चुकी थी। उसे अभी बस एक ही चीज़ समझ आ रही थी, वो ये कि जामिया के ग्राउंड में ज़िंदगी और मौत का खेल चल रहा है और उसे उस खेल से दूर भागना है। वो उसका हिस्सा नहीं बनना चाहती, मगर अफसोस वो बेखबरी में मौत के सबसे ज़्यादा करीब आ चुकी थी। वो ऊपर पहुंची, सामने एक कार खड़ी थी। कच्चे सीमेंट से ये मंजिल अभी खड़ी की गई थी, उसकी तामीर अभी जारी थी। वो तेज़ भागती आगे जाने लगी तो वहाँ कोई दीवार नहीं थी, कुछ भी नहीं था। यहाँ से ग्राउंड का पूरा मंजर साफ नजर आ रहा था, दिल दहला देने वाला मंजर। वो उल्टे कदमों पीछे जाने लगी। खौफ अब भी उससे अपने लपेटे में लिए हुए था। फायरिंग बदतरीज जारी थी। धूल मट्टी उड़ाती मंजिल को धुंधला रही थी। स्टूडेंट्स की भगदड़ मची थी। कदमों की आवाज़ें, फायरिंग का शोर, पुलिस सायरन। कयामत का समा लग रहा था। गुलाबी होंठों पर हथेली रखी अपनी सिस्सियों का गला खूंटती वो पीछे होती जा रही थी। वो लोडेड राइफल का मुंह छत की जानिब किया आहिस्ता आहिस्ता उल्टे कदम उठा रहा था। आ! दोनों नफूस का जबरदस्त तसादम हुआ था। आज से फौरन उसे अपने हसार में लेते, अपनी चौड़ी हथेली कपकपाते कुदास लबों पर धरकर नुस्वानी चीख का गला घोंटा था। श्श, घबराइए मत, हम आपके मुहाफिज हैं। गंभीर भारी लहजे में वो उससे कान में सरगोशी नुमा आवाज से बोला। नीलम की पुश उसके सीने से लगी थी और इस मुहाफिज का राइफल वाला हाथ उसके पेट को छूता मुकम्मल हसार बांधे हुए था। वो इस मुहाफिज का चेहरा नहीं देख सकी थी। उसका हाथ अभी तक उसके होंठों पर जमा था। इतनी सख्त गिरफ्त थी उसकी कि नीलम को अपने लब कुचलते हुए महसूस हुए। श्श! वो फिर बोला। आवाज़ नीलम के कान के बिल्कुल करीब से उभरी थी। कदमों की चाप करीब आने लगी। आज उसे घसीटने के अंदाज से कार की तरफ ले आया। वो उसके साथ घसीटती चली जा रही थी। दीवार और कार के दरमियान 25 इंच तक का फासला था। उससे नीलम को वहां बिठा दिया। नीलम ने देखा वो ऊंचे लंबे कद का कसरती बदन का मालिक भरपूर मजबूत मर्द था। उसके चेहरे पर काले रंग का मास्क था,
जिससे सिर्फ 2 आंखें चमकती नजर आ रही थीं। उसने एक बार भी नीलम की जानिब तवज्जो से न देखा था। वो कार की बोनेट वाली साइड पर एक घुटना ज़मीन पर टिकाए कन थामे अलर्ट बैठा था। कोई अंदर दाखिल हो चुका था। वो डेक था। ईगल, कहाँ हो तुम? वो पहले सीधा चलता बोलता रहा, फिर पलटकर ईगल को आवाज़ दे रहा था। नीलम काँप रही थी। आस की जानिब डेक की पुश थी। वो बिजली की सरस से उठा था और डेक के गले में बाजू डाले उसे गर्दन मोड़ दी थी। चिड़ 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 की आवाज़ आई थी। नीलम ने झांका। डेक की गर्दन एक तरफ लुढ़क चुकी थी। उसकी जान हवा होने लगी। डेक ने फायर किया और छत में लगा। आह! खौफ के मारे उसकी चीख निकल गई। उससे देखा वो स्याह नकाबपोश एक हैंडसम से शख्स को जमीन पर चित लिटा चुका था। डेक की रिवॉल्वर दूर जा चुकी थी। वो मुंह चलाने की कोशिश करने लगा था जब आज से उसके जबड़ों पर मुक्कों की बरसात कर दी। डेक का पूरा मुंह पूनम खून हो चुका था। दांत जैसे टूट गए हों। उसने टांग मोड़कर आज की पुश पे मारी और उसे धकेलकर भागने लगा था जब आज से उसे टांग से पकड़कर पूरे कद से जमीन बोस कर दिया था। फिर गन उठाकर उसका स्टॉक डेक की कमर में पूरी कुव्वत से मारता रहा, यहाँ तक कि उसकी हल्की आसमानी शर्ट लाल हो गई। वो शायद बेहोश हो चुका था। आज से खड़े होते बूट की नोक से उसे सीधा किया था और फिर उसी तरह गन का स्टॉक उसके सीने में मारता रहा। खून से लथपथ डेक को देखकर नीलम का रुआं रुआं कांप गया। मुंह पे हाथ रखे वो सिसकियों का गला घूंटने की कोशिश में दोहरी होती जा रही थी। वो भाग जाना चाहती थी मगर टांगों ने साथ देने से इनकार कर दिया। अभी एक और खौफनाक मंजर उसका मुंतजर था। फायरिंग की आवाज़ पर आज से फौरन जंप लगाते जगह छोड़ी थी। उससे देखा शेरदिल दूसरी मंजिल के किनारे पर खड़ा था। रिवॉल्वर उसके हाथ में था। आज उसे 2 फुट दूरी के फासले पर खड़ा कार के पीछे दुबक गया। अगर शेरदिल हमला करता तो बम वक्त से पहले फट जाता। जिसके अंदर अभी 10 मिनट बाकी थे। डेक तो पकड़ा गया। उससे सोचा वो जान बचाकर भाग निकले मगर बदकिस्मती से आस आलम ने उसे सोच में डूबा देखकर फायर किया था। निशाना सीधा हाथ पर लगा। रिवॉल्वर दूर जा गिरा। गोली उसकी हथेली को चीरती हुई गुजरी। आस आलम ने एक ही जिस्म में उसे दबोचा था। उसी वक्त एक और आदमी अंदर दाखिल हुआ था, लेदर की शर्ट में, एक बैग हाथ में थामे। बम कार के नीचे लगा है, तुम्हारे पास सिर्फ 9 मिनट है। सालम शेरदिल को गर्दन से दबोचते घसीटते हुए बोला। 2 मिनट का काम है मेजर आस। वो आदमी पूरी यकीन लहजे में कहता आगे बढ़ गया। कार के पास बैठी कपकपाती नीलम को उससे जल्दी से बाहर निकलने का कहा। वो अपना वजूद घसीटती हुई कार से कुछ फासले पर हो गई थी। चलने की हिम्मत ना थी उसमें। अब चूंकि कार का भी पर्दा खाइल ना था तो वो आज सालम की कार्रवाई साफ देख सकती थी। वो शेदिल को दबोचे हुए था। उसकी गिरफ्त सख्त थी। एक हाथ से उससे एयरफोन सेट किया। किल हिम आस आलम। ऑफिसर के हुक्म पर उससे पहले कि वो अमल करता शेरदिल उसकी तवज्जो ना पाकर धक्का देता भागने लगा। आज से गन दूर नीलम के पैर के पास जा गिरी मगर वो शेरदिल को पकड़ने भागा। उसे फिर से गर्दन से दबोच कर वापस लाते उसे दीवार में पटक पटक कर मार रहा था। उसके पास इतना वक्त ना था कि गन उठाने जाता। तभी वो अपनी पूरी ताकत से मुक्के मारता उसका जबड़ा तोड़ चुका था। आंखों पर भी कारी सब्रें लगी थी। बूट उसके सीने पर ठोकता वो भूल चुका था कि एक नाजुक वजूद ये सब अपनी आंखों से देखता किस कदर दहशत का शिकार हो सकता है। शेदिल जब बिल्कुल बेसुध हो गया तो आज सालम ने उसकी ही रिवॉल्वर जो करीब पड़ी थी उठाकर धड़ाधड़ मैगजीन खाली किया था। फिर बेसुध पड़ी लाश को बूटों की नोक पर धकेलता आगे ले जाने लगा। दीवार नहीं थी, ग्राउंड साफ नजर आ रहा था। जहाँ गोलियां थम चुकी थीं मतल्ला साफ था, सन्नाटा था। उससे एक और ठोकर लगाई। धड़ाम की आवाज़ पैदा करती शेरदिल की लाश नीचे जा गिरी थी। मेजर आस, इट्स डन। बीडीएस का आदमी हाथ झाड़ता खड़ा हो गया। थैंक्स। आज सालम का भारी लहजा नीलम के दिमाग पर हथौड़े की तरह पड़ रहा था। वो आदमी अपना सामान समेट रहा था जब आज की नजर नीलम पर पड़ी। वो डेक का बेहिस्सा हरकत बड़ा वजूद बड़ी आंखों से देख रही थी। उसकी रंगत लट्ठे की मानिंद सफ़ेद पड़ चुकी थी और जिस्म साकित था। उसके सफ़ेद रुई जैसे पैरों के पास आज की गन पड़ी थी। वो गन उठाने आगे बढ़ा था जब नीलम खौफ से फटी आंखों से उसे तकते पीछे होती दीवार के साथ लग गई। आज फिर भी आगे बढ़ा था। वो दीवार पर पीछे की जानिब हाथ मारती सहारा लेती खड़ी हुई और उस जानिब भागी जहाँ दीवार नहीं थी। उसकी टांगों से जान निकल रही थी। आज भी उसे भागता देखकर घबरा गया था। नीलम आगे कोई शय न देखकर दंग रह गई।
यहाँ से बस छलांग मारकर ही भागा जा सकता था। वो घबराती हुई पलटी। आज आलम उसी की तरफ बढ़ रहा था। नीलम को उससे खौफ महसूस हो रहा था। जिस बेदर्दी से वो 2 आदमी ढेर कर चुका था, ये नाजुक सी लड़की तो उसके सामने कुछ ना थी। नीलम अब उल्टे कदम उठाने लगी। आगे कुआं, पीछे खाई, आगे आस, पीछे मौत। उसे आज भी अपनी मौत की ही एक शक्ल लग रहा था। पीछे को कदम मत उठाएं, आप गिर जाएंगी। भारी गंभीर लहजे में हल्की सी परेशानी भी शामिल थी। दूर रही हमसे, वो लड़खड़ाते लहजे में बोली। 1 फीट की दूरी थी और उससे नीचे जाना था। आस को आगे बढ़ता देख उससे कदम लड़खड़ाए थे, मगर इससे पहले वो हाथ बढ़ा चुका था। नीलम को ये बढ़ता हाथ मौत का लगा था। कलाई थामे एक झटके से खींचते आस आलम ने उसे अपने आगोश में लिया था, मगर वो होशो खर्च से बेगाना हो चुकी थी। इससे पहले वो जमीन बोस होती, वो उसे गिर्द अपनी मजबूत मगर खून से रंगे बाजू लपेट चुका था। ये रंग नीलम की गुलाबी कमीज सी पकड़ चुकी थी। दूसरी मंजिल के आखिरी सिरे पर वो उसे अपनी मजबूत पनाहों में लिए खड़ा था। हवा तेज होती जा रही थी। सन्नाटा ही सन्नाटा था। एक खामोशी सकूत थम जाने वाला समा। आसालम ने अपने चेहरे पर चढ़ा मास्क एक हाथ बढ़ाकर उतार दिया था, मगर एक बाजू अब भी उस नाजुक वजूद के गिर्द था। आज से पुरसुकून सांस लेते उस बेहोश मगर भला के हसीन मुजस्मे को अपनी कसरती बाजू में उठा लिया था। वो किसी संगे तराश की काबिलियत का मुंह बोलता सबूत लग रही थी, मगर वो हर एहसास से हारी उसे साफ कॉलोनी से निकालता चला गया। उसका सर आस आलम के सीने पर टिका था और वह फाते बना मजबूत पुरइत्माद कदम उठाता ग्राउंड की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। हवाएं जोरों शोर से चलती, जैसे मुल्क के उस मुहाफिज को सलामती पेश कर रही थीं। हवाओं के उस जोर पर उड़ता उस बेहोश वजूद का सफ़ेद बेदाग आंचल बार बार मेजर आस आलम के शाने से टकरा जाता, मगर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अपने अगले कदम के बारे में वो पहले से ही सोच रहा था। ग्राउंड करीब आता जा रहा था, फासला सिमट रहा था। तिबी अमदाद की सहूलत भी वहाँ मौजूद थी। बहुत सी नर्सेस बड़े एतमाद से जख्मी और घबराहट के शिकार स्टूडेंट्स को डील कर रही थी। एम्बुलेंस सर्विस की भी सहूलत थी। मेजर आस आलिम के मजबूत बाजू में झूलते बेहोश वजूद को देखकर एक पुलिस ऑफिसर फौरन आगे बढ़ा। सर, यहाँ यहाँ ले आए। उससे जमीन पर बिछी चादर की जानिब इशारा किया। आसपास पुलिस एहलकार और रेंजर्स अपनी अपनी ड्यूटी पूरी करते दिखाई दे रहे थे। हर कोई मसरूफ था। जगह जगह छुपे स्टूडेंट्स को ढूंढकर बाहिफाजत जामे से बाहर निकाला जा रहा था। आज घुटना जमीन पर टिकाए हल्के से झुककर अपने बाजुओं को उस सरम कम वजन वजूद से आज़ाद कर चुका था। सर, पानी। रेंजर के यूनिफॉर्म में मलबूस नौजवान ने मुखलिस मुस्कुराहट के साथ पानी की छोटी बोतल आज को थमाई। उससे नीलम की जानिब सरसरी सा देखा और पलटकर पानी की बोतल शुक्रिया के साथ थाम ली। पास पड़ी एक कुर्सी पर बैठकर बोतल खोलकर मुंह से लगा ली। मुंह कुछ ऊपर की जानिब उठा हुआ था। जब पानी पी चुका तो उसकी नज़र चादर पर लेटी नीलम पर पड़ी, जिसके पास नीचे बैठा पुलिस ऑफिसर उसके चेहरे को गहरी निगाहों से तक रहा था। यही नहीं, बल्कि उसकी निगाहें भी नीलम के जिस्म पर चिपकने लगी थीं। आस आलम ने घुटने पर टिके हाथ की मुठियां जोर से भींच लीं। फिर प्लास्टिक की खाली बोतल को तोड़ मरोड़ कर दूर फेंका। नर्स। उसकी धाड़ पर पुलिस ऑफिसर हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। यस सर। पास से एक चेयर पर बैठी स्टूडेंट को बैंडेज करती वो नर्स फौरन हाजिर हुई। चेक करें इन्हें। मुख्तसर सा बोलकर काटा नजरों से पुलिस इंस्पेक्टर को देखा। उससे नफरत थी, बेलगाम नफ्स के हामिल मर्दों से। मेजर आस, यू हैव टू गो। पावर बटन को चंद सेकंड तक प्रेस करने के बाद आस आलम ऑर्डर मिलते ही 1 सेकंड भी वहाँ नहीं ठहरा था। हम अपने नाज़रीन को एक बार फिर बताते चलें कि जामिया में होने वाले पथराव और फायरिंग के नतीजे में 2 पुलिस एहलकार मारे गए। इसके अलावा 25 तलबा और तालबात जख्मी हुए, जिन्हें बसरिया एम्बुलेंस करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अलबत्ता इस सोची समझी साजिश के मुतालिक ISPR और DIG का कुछ सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मीडिया से गुफ्तगू पर इनकार। न्यूज़ एंकर बार बार यही न्यूज़ चलाई जा रही थी। अगर वो एमाज के सामने होती तो अब तक अपनी आखिरी सांस ले चुकी होती। उससे से पागल होता। वो शीशे की मेज़ पर अपने बाजू से ज़रबे लगाता जा रहा था। खून रिसता जा रहा था। तुम्हारा भैया तुम्हारा बदला इन कातलों से नहीं ले पाया, तुम्हारी बिलखती रूह को करार नहीं दे पाया। मिनहाज इसहाक को शिकस्त दी गई है। सुन रहे हो तुम लोग?
एमास को शिकस्त दी गई है। इतनी बुरी तरह इतनी चालें इकट्ठी पलटने वाला कौन है? तुम जो कोई भी हो, एमास के दुश्मनों की फहरिस्त में तुम्हारा अव्वल नंबर है, अव्वल। वो सफेद कसरती बाजू से बहते सुर्ख रंग के खून की नदी को देखकर बहके बहके लहजे में बोला। सर। उसकी पुष्प पर घबराई से आवाज पैदार हुई। खून रंग आंखें लिए वो पलटा था। सामने ही फटे धूल से अटे कुर्ते और जख्मी चेहरे के साथ खड़े ईगल को देखकर उसके जिस्म में खून की बजाय शर्रे ढूंढने लगे। डेक कहाँ है? बेकरारी और बेताबी से एमास उसकी जाने पड़ा था। ईगल का चेहरा सर्द पड़ गया, लब गोया सिल गए, बोलने से इनकार करने लगे। ईगल बेबस खड़ा रहा। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, डेक कहाँ है? वो मेरी कॉल पिक नहीं कर रहा। यू बास्टर्ड, टेल मी वेयर इज डेक। एमास से तहज में झंझोड़ते उसके जख्मी चेहरे पर ही पंच रिसीत दिया था। जबरदस्त सवार पर ईगल लड़खड़ा कर चंद कदम पीछे खिसक चुका था। डेक और शेरदिल मर गया। ईगल ने सही मानों में एमास पर बमबारी की थी। शट अप, शट अप, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा अगर तुमने मजीद एक लफ्ज भी कहा तो। एमास उससे गिरबान से झकड़कर फिर अपने मुकाबिल किया था। कुर्ता चिर की आवाज पैदा करता मजीद उड़ गया था। सर, मेरा यकीन करें, वो दोनों बम चेक करने गए थे वहां। ईगल ने धीरे धीरे बोला। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुमने ही किया है। और कौन कर सकता है तुम्हारे अलावा? सब तुम ही जानते थे। नया बंदा भी तुम ही हो। बताओ मुझे, किससे भेजा है तुम्हें? कौन हो तुम? एमास बोलता जा रहा था, मुखों की बरसात करता जा रहा था। ईगल गिर जाता, वो फिर उससे पकड़कर मुकाबिल करता, फिर एक जुमला बोलकर मुक्का रसीद करता। हम अगर गुद्दार होता तो कभी आपकी इतनी मदद न करता साहब। हम खुद जख्मी है, हमको खुद इतना चोट आया है। ईगल रोहान सा होता अपनी सफाई पेश कर रहा था। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा यकीन कर लूंगा? खोलो इसे, खोलो। तुम्हारी ड्रामेबाजी अभी खत्म करता हूं मैं। एमास से उसके बाजू पर लिपटी पट्टी खींचकर खोली। दर्द और गर्व के मारे ईगल की चीख निकल गई थी। उसके शाने से नीचे बहुत ज्यादा कट लगे थे। सीधे सीधे कोश उभरता दिख रहा था। बहुत गहरा जख्म था। एमास चंद पल को शर्र रह गया। सफेद लंबी पट्टी दूर फेंकी और सोफे पर सर पकड़कर बैठ गया। कितने गार्ड सही उस सालिम वापस आए हैं? काफी देर बाद उससे मध्यम आवाज से दरियाफ्त किया था। 13। ईगल की आवाज भी हल्की थी। आउट। एमास यूं ही सरदा में उसकी तरफ देखे बगैर सर्द आवाज से बोला। सर हम। ईगल एक कदम आगे बढ़ा। आउट। एमास से धारते हुए हाथ मारकर सोफे पर पड़े तमाम कुशन भी नीचे फेंक दिए। ईगल शिकस्ता कदमों से वापस मुड़ गया। गुड़िया उठो, शाबाश, मेडिसिन ले लो। साइका बेड पर चादर में लिपटे वजूद के पास ही बैठ गई। दोनों हाथों में 2 सफेद रंग की गोलियां थाम रखी थी। गुड़िया, साइका ने चादर से बाहर झांकते उसके चेहरे पर से शहद रंग उलझे रेशम जैसे वालों को हटाया था। पेशानी वाजिया हुई तो हाथ रखकर जांचा। हाय मेरे अल्लाह, इसका तो बुखार ही उतरने का नाम नहीं ले रहा। साइका ने तड़पकर हाथ उठाया था। उसे महसूस हुआ जैसे अनजाने में आतिश को छेड़ बैठी हो। उस यस्सा में दादो भी हाथ में तस्वीर थामे मुंह में ही कुछ पड़ती अंदर दाखिल हुई। नीलम के पास आकर रुकी और थोड़ा सा आगे झुककर उस पर फूंक मारी। फिर तस्वीर को चूमती साइका की जानी मतवज्जा हुई। दवा दी बच्ची को? दादो, इसीलिए तो उठा रही हूँ, मगर बेहाल पड़ी है ये तो। 3 दिन हो चुके हैं उस हादसे को। अब तो स्टूडेंट्स रीटेस्ट की भी तैयारियां शुरू कर चुके हैं और ये है कि खौफ की लपेट से ही बाहर नहीं निकल रही। हद दर्जा कमजोर दिल वाकया हुई है ये तो। साइका ने मुतफक्किर अंदाज में कहा। अरे हट, तुझे टेस्ट की पड़ी है, यहाँ बच्ची मर रही है। हट, ला दवा दे। दादू साइका को टपट्टी उसे उठाकर खुद उसकी जगह बैठ गई। साइका ने गोलियां उन्हें थमा दी और उस साइड टेबल पर पड़े जग से पानी डालने लगी। नीलम, मेरा बच्चा, उठ, दवा ले ले। दादू ने उसे जबरदस्ती बाजू से थाम कर बिठाया। वो मदहोश सी उठ बैठी थी। दादू उसे दवा देने लगी। दवा लेकर पानी के चंद खून गले में उतारते फिर से लेट गई। दादू, ताई की कॉल आई थी, बता रही थी आहिल अब ठीक होता जा रहा है। खड़े होने में कुछ दुश्वारी पेश आती है, जिसका इलाज फिजियोथेरेपी के जरिए शुरू करवा दिया है। 1 माह तक वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। साइका उनके हाथ से ग्लास थाम कर वापस रख रही थी। अल्लाह ताला करम करे, ये तो अच्छी खबर सुनाई तूने। चलो मैं जोहर अदा कर लूँ, तो बच्ची के लिए कुछ हल्का फुल्का खाने को बना ला। दादो घुटने पर सो देती उठ गई। जी दादो, मैं बस
इसी काम के लिए जा रही थी। साइका उनका हाथ थामे उतरने में मदद देने लगी।